हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो कि आपके जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एलएलबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेक्शंस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 बहुत इजी है क्योंकि उसमें टोटल 75 सेक्शंस मेंशन किए गए हैं। लेकिन पार्ट 2 जो है उसके जो प्रोविजंस हैं वो डिफिकल्ट इसलिए हैं क्योंकि उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन किया गया है, विशिष्ट सुविधाएं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने से पहले बच्चों सबसे पहला को जो काम आप कीजिएगा कि एक नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठ जाइए। जिस जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से आप जो है पढ़िए। डेफिनेटली जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, साथ ही साथ में जुडिशरी में भी आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको याद करनी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2 की रेंज। सबसे पहले इसमें टोटल 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं। सबसे पहला है क्षतिपूर्ति की सुविधा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 124 और 125 में। केवल दो ही सेक्शंस हैं क्षतिपूर्ति की सुविधा के, 124 और 125। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसे हम बोलते हैं प्रत्याभूति की सुविधा, जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 126 से लेकर के सेक्शन 147 तक। इसके बाद फिर आपको याद करना है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अर्थात उपनिधान की सुविधा, जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 148 से लेकर के सेक्शन 171 तक। इसके बाद फिर आपको याद करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज अर्थात गिरवी की सुविधा, जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 172 से लेकर के 181 तक, जो कि है गिरवी अर्थात प्लेज की सुविधा। इसके बाद लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 182 से लेकर के 238 तक। अब आप सोचेंगे कि मैडम आपने सबसे पहले ये चीज क्यों बताई। देखो बच्चों, जब कोई चीज कठिन होती है, डिफिकल्ट होती है, तो उसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप सेक्शंस की रेंज याद कर लो कि कहां से कहां तक कौन सा सेक्शन मेंशन किया गया है। स्पेशली आपके एलएलबी के एग्जाम्स में अगर आप कोई सेक्शंस भूल भी जाते हो, आपको याद नहीं रहता है, तो अगर आपने उस सेक्शंस की जो रेंज मतलब कहाँ तक वो सेक्शन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, अगर आपने वो मेंशन कर दिया तो आपको निश्चित रूप से मार्क्स जो है आपके अच्छे मिलेंगे बजाय गलत लिखने से। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्षतिपूर्ति की सुविधा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये 5 ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में मेंशन किए गए हैं। छठा कोई है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस पेपर में टोटल पांच जो है टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी अर्थात क्षतिपूर्ति की सुविधा। देखिए बच्चों, कभी भी कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं, अगर कहीं पे कोई डेफिनेशन क्लॉज है, परिभाषा खंड है, तो उसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। याद कैसे करेंगे? आप उस डेफिनेशन को जो है पार्ट्स में डिवाइड करके अर्थात पेपर पर जो है उसको तोड़ तोड़ करके उस परिभाषा को लिखिए। अब आप कहोगे मैडम तोड़ तोड़ के कैसे लिखते हैं? जब भी कभी मुझे समय मिलेगा ब्लैक बोर्ड पे तो मैं आपको सिखाऊंगी किसी भी डेफिनेशन को किस तरह से उसको पार्ट्स में डिवाइड करके याद करते हैं। तो आप जो है सबसे पहले परिभाषाओं को याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा प्रश्न तैयार हो जाएगा। क्षतिपूर्ति की सुविधा किसे कहते हैं? इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 124 में। इसमें मेंशन किया गया है जब कोई व्यक्ति स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से किसी व्यक्ति को हुई हानि से या क्षति से बचाने का वचन देता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अर्थात मतलब गलती कोई और, जैसे आप सपोज करो बीमा जो होता है, बीमा मतलब इंश्योरेंस है, एलआईसी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने इंश्योरेंस करवा लिया गाड़ी का, उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पेमेंट कौन करेगा? जो एलआईसी कंपनी है वो करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति जो है खुद के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से कोई भी हानि है उसे बचाने का वचन देता है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने परिभाषा याद कर ली तो आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें परिभाषा में मिल जाएंगे कि भाई यहाँ पे दो पक्षकार होते हैं, यहाँ पे खुद के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से कोई हानि होती है, उसे बचाने का वचन दिया जाता है। तो आप यहाँ पर से निकाल के पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है।
आपसे एग्जाम में सवाल, चाहे जुडिशरी का मेंस है या फिर आपका एलएलबी का एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस है। क्षतिपूर्ति की सुविधा और जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सवाल बनता है। तो बड़ा सवाल जो है क्षतिपूर्ति पे नहीं बनता है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 126, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसे कहते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, एक सवाल वहां पे रहता है कि वो पढ़ते ही नहीं है कि गारंटी, सबको पता है गारंटी किसे कहते हैं, लेकिन जो आपकी किताब में मेंशन किया गया है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो है प्रत्याभूति, अर्थात प्रत्याभूति की सुविधा। उसे पढ़ के ही हम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जबकि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ईजी है। तो इसलिए जब भी कभी आप पढ़ते हैं तो आपके पास जो बेरेक्ट है वो इसी प्रकार का खरीदें जिसमें दोनों लैंग्वेज हो, इंग्लिश और हिंदी हो। अगर जहाँ पे आप हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वहां पे आप इंग्लिश को देखिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप हिंदी के जो है हिंदी की लैंग्वेज को देखिए। कभी भी सेम लैंग्वेज में डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, हमेशा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लेना चाहिए। तो अब आपको पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो है गारंटी किसे कहते हैं, प्रत्याभूति की सुविधा किसे कहते हैं। सेक्शन 126 में इसको डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसे कहते हैं, किसी पर व्यक्ति द्वारा, पर मतलब थर्ड पर्सन द्वारा, व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन और दायित्व का निर्वहन। ये इस तरह की परिभाषा जो है सेक्शन 126 में मेंशन की गई है। मतलब क्या हुआ, कोई थर्ड पर्सन है, पर व्यक्ति है, उसने अपने वचन का पालन नहीं किया, तो जो व्यक्ति गारंटर होगा वो क्या करेगा, उसके उसने जो प्रॉमिस दिया था उसको फुलफिल करेगा। सपोज करें 3 पक्षकार हैं, मैं हूं, आप हैं और थर्ड पर्सन है। मुझे पैसे चाहिए आपसे, कितने, 5 लाख रुपए। मैंने आपसे मांगे, आपने क्या कहा कि सॉरी मैडम, हम आपको पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हम आपको नहीं जानते हैं। कोई ए नाम का व्यक्ति है जिसको आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, तो वहां पे क्या होगा कि ये व्यक्ति कहेगा कि आप मैडम को पैसे दे दीजिए, अगर मैडम पेमेंट नहीं करेंगी तो पैसे मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें टोटल 3 पक्षकार होते हैं। जो मेन जो चीज है इसमें ये है कि इसमें टोटल 3 पक्षकार होते हैं और 3 ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें पहला होता है प्रिंसिपल डेबिटर, दूसरा होता है इसमें क्रेडिटर, और तीसरा होता है श्योरिटी, अर्थात मूल ऋणी, लेनदार और प्रतिभू। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग जो है जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इसको अपने, कोई भी फ्रेंड, घर में कोई व्यक्ति है उसके, उसको समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पैसे जिसको मांगता है, जो व्यक्ति पैसे की डिमांड करता है वो तो होता है प्रिंसिपल डेबिटर। जो व्यक्ति पैसा देता है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर, लेनदार, और जो व्यक्ति गारंटी देता है उसको हम कहते हैं श्योरिटी, अर्थात प्रतिभू। तो प्रत्याभूति की सुविधा बहुत ही सरल है बच्चों, क्योंकि हम लोग अपने आसपास इस तरह की चीजें रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं। तो प्रत्याभूति की सुविधा का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द एलएलबी एग्जाम्स। जुडिशरी एग्जाम में बच्चों इसकी परिभाषा पूछी जाती है कि प्रत्याभूति की सुविधा किसे कहते हैं। इसके अलावा प्रत्याभूति की सुविधा में जो वचन होता है वो प्रतिफल होता है। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 127 में। अब जो व्यक्ति जिसने गारंटी ली है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, तो सेक्शन 128 कहता है उसकी लाइबिलिटी वही होगी जो कि मूल ऋणी की है। अर्थात जैसे कि सपोज कीजिए 5 लाख रुपए मैंने मांगे, आपने उसके कहने पर मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, अर्थात श्योरिटी, जो गारंटर है उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, 5 लाख रुपए की होगी। तो सेक्शन 128 कहता है कि जो प्रिंसिपल डेबिटर की जो लाइबिलिटी होगी वही लाइबिलिटी किसकी होगी, श्योरिटी की होगी। जो जो सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें मैं डिस्कस नहीं करूंगी। इसके बाद एक जो है क्वेश्चन जो है आरजीएस मेंस में 2019 में आया था कि कंटिन्यूइंग गारंटी किसे कहते हैं, चलत प्रत्याभूति किसे कहते हैं। ये इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 129 में कि ऐसे ऐसी गारंटी जिसमें जो समीवारों की सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में है। सपोज कीजिए आपको पैसे चाहिए और दोबारा भी चाहिए, तिबारा चाहिए, तो मैं कहती हूँ ठीक है, जितने मैडम को पैसे चाहिए आप दे दो। तो यहाँ पे कोई एक ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो उसे हम कहते हैं चलत प्रत्याभूति। जैसे मैं कहती हूँ इनको जितने पैसे चाहिए आप दे दीजिए, उसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। तो जितने पैसे चाहिए का मतलब क्या हुआ, जब तक उन्हें जितने पैसे चाहिए तब तक जो है आप उनको पैसे दे सकते हो, उसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 129 में। अब कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे रिवोक होती है, कैसे बंद होती है, ऐसे थोड़े ना कि कोई व्यक्ति पैसे देते जाएगा, कभी तो बंद करना पड़ेगा। तो सेक्शन 130 कहता है कि अगर पार्टी जो है नोटिस दे देती है,
जिसने गारंटी दी थी, जो श्योरिटी है, प्रतिभू है, अगर वो क्या करता है, नोटिस देता है तो कि भाई अब इसे बंद कर दो, तब वो कंटिन्यूइंग गारंटी बंद हो जाएगी। या फिर जो गारंटर है जिसने गारंटी दी थी उसकी मृत्यु हो जाए, सेक्शन 131 में उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा, गारंटी बंद हो जाएगी। तो स्पेशली जुडिशरी के एग्जाम में बच्चों के यहाँ से सवाल आ चुका है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जिस श्योरिटी ने किसी भी चीज के लिए गारंटी दी है, क्या वो रिवोक हो सकती है? आपके एलएलबी में यहाँ से प्रश्न बनता है और जुडिशरी में प्रश्न बनता है कि क्या कोई गारंटी जो है वो खत्म हो सकती है पहले। तो उसका उत्तर है हाँ, कि सेक्शन 133, 134 और 135 में इसका आंसर छिपा हुआ है कि अगर अगर कहीं पर जो प्रिंसिपल डेबिटर है या फिर जो श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेबिटर है या क्रेडिटर है, मूल ऋणी है और जो लेनदार है, उन्होंने संविदा में कोई चेंज कर दिया, फेरफार कर दिया है, या फिर दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, या फिर क्या हुआ कि मूल ऋणी जो है वो उसने पैसे चुका दिए हैं और दो जो है मतलब जो पैसे उसने लिए थे वो चुका दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो जो गारंटी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको पढ़ने हैं सेक्शन 133, 34 और 35। स्पेशली आपसे एलबी में आपसे सवाल आता है आपका यहाँ से कि प्रत्याभूति की संविदा जो है, इसमें आपकी जो श्योरिटी है वो कब उनमें लायबिलिटी नहीं रहेगी। इसके बाद में फिर आपको पढ़ना है 140 और 145, जिसमें है कि जो श्योरिटी है उसके कौन से राइट होंगे। तो उसका एक तो होगा रेस्टिट्यूशन का, प्रतिस्थापन का, और एक होगा क्षतिपूर्ति का, जो कि 140 और 145 में मेंशन किया गया है। तो इस तरह से बच्चों सिर्फ आपको यही सेक्शंस पढ़ने हैं अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक आपको पढ़ना है प्रभाजन का सिद्धांत, है ना, जिसको मेंशन किया गया है सेक्शन 145 में। और इसके बाद आपको पढ़ना है वो है सह प्रतिभू, इसको मेंशन किया गया है 139 में। तो आपको प्रत्याभूति के सेक्शंस को लगभग लगभग सारे ही पढ़ने हैं। कंसेप्ट को समझना है कि प्रत्याभूति कहते किसको है। प्रत्याभूति दो प्रकार की होती है, एक विशिष्ट प्रत्याभूति और एक होती है कंटिन्यूइंग स्पेशल गारंटी, और दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। अब कंटिन्यूइंग गारंटी किसे कहते हैं, कैसे जो है वो बंद होती है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर गारंटी जो है वो गारंटर जो है वो कब जो है गारंटी से हट जाएगा, उसको उसके बारे में 133, 34, 35 यहाँ पे लिखा है। गारंटर जो है उसके कौन कौन से राइट हैं 140 और 145 में मेंशन किए गए हैं। तो आपको इस तरह से सेक्शंस को पढ़ना है। तो आप जहां भी जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास बेरेक्ट है, अगर आपके पास बुक है, सीरीज है, तो आप लोग क्या कीजिए, एक दो पेजेस में पूरी की पूरी गारंटी को लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपसे अगर सवाल कुछ भी पूछा गया है, तो जो ये पूरे टॉपिक्स हैं, जो भी आपने पढ़ा है, इन सारे आंसर को जो है वहां पे मेंशन कीजिए। इससे क्या होगा, स्पेशली फॉर द एलएलबी एग्जाम, कि आपका कोई नंबर कटेगा नहीं। एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा कि आपको सारा ही गारंटी के बारे में प्रोविजन आता है। तो गारंटी का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन जो है मेंशन की गई है सेक्शन 148 में, जिसमें मेंशन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी पर्पस के लिए किसी माल को डिलीवर करता है, जब कोई व्यक्ति किसी पर्पस के लिए किसी माल को डिलीवर करता है और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो माल उसे लौटा दिया जाएगा, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब सुनने में हमें लग रहा है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उपनिधान की संविदा क्या होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को स्पेशली नाम सुन के ही डर लग जाता है कि पता नहीं उपनिधान क्या होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है। उपनिधान का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम डेली करते हैं। आप अपने कपड़े किसी धोबी के हाथ धुलने के लिए डालते हैं, ठीक है, तो आपने अपने कपड़े उसको दिए ड्राई क्लीन करवाने के लिए, प्रेस करने के लिए, उसने प्रेस कर दी, उसने ड्राई क्लीन कर दी और आपको वापस कपड़े लौटा दिए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने अपनी गाड़ी कहीं पर सर्विस होने के लिए दी और उसने आपकी गाड़ी सर्विस करके दे दी, दैट मीन्स कि आपने किसी पर्पस के लिए किसी सामान को दिया और जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया तो आपका सामान आपको वापस मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपको सूट सिलवाना है, आपको पैंट शर्ट सिलवानी है, आपने एक टेलर को अपने कपड़े दिए कि आप जो है इन्हें सील के दे दीजिए, तो वहां पे वो टेलर आपको कपड़े सील के दे देता है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अगर वो व्यक्ति चाहे टेलर है, चाहे वॉशरमैन अगर धोबी है, या फिर जो है अगर कोई व्यक्ति जो है मैकेनिक है, आपका सामान आपको नहीं लौटाता है, आपका सामान आपको नहीं लौटाता है, तो क्या होगा, उसने क्या किया है, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो आप उसके लिए कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
क्योंकि आप बताइए कोई गाड़ी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख 10 लाख रुपए, अगर वो मैकेनिक आपको वापस नहीं करे तो आपके पास क्या रेमेडी है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं डेली वेजेस पे, ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक और बताती हूँ। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर शूकेस बने होते हैं जहां पे आप पैसे दे करके जूते जमा कराते हैं। जब मंदिर से बाहर वापस लौटते हैं, आप अपने जूते वापस लेते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बच्चों बहुत ईजी है। इसमें 2 पक्षकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पक्षकार थे, प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार थे, जो उनके नाम थोड़े डिफिकल्ट है। मूल ऋणी, लेनदार और प्रतिभू, प्रिंसिपल डेबिटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। लेकिन यहाँ पर 2 पक्षकार होते हैं, एक होता है उपनिधाता और एक होता है उपनिहिती। अब आपको लगेगा कि पता नहीं कितने डिफिकल्ट नाम है। अब आप अपने ऊपर जो है नाम लेके याद कीजिए। आपने सामान दिया है किसको? एक मैकेनिक को, टेलर को। तो आप कौन है? सामान देने वाला कौन होता है बच्चों? उपनिधाता। और जिस व्यक्ति को सामान दिया जाता है, जैसे टेलर है या फिर वॉशरमैन है या फिर जो है मैकेनिक है, वो कौन है? उपनिहिती। सामान देने वाला उपनिधाता और जिसके पास सामान है उसे बोलते हैं उपनिहिती। ठीक है, तो उसमें 2 ही पक्षकार होते हैं। अब आपके एलएलबी में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि उपनिधाता के कौन से अधिकार हैं, उपनिधाता के कौन से कर्तव्य हैं, अर्थात जो एक होता है बेलर और एक होता है बेली। तो बेलर के कौन से राइट है, कौन सी ड्यूटीज है, ऐसे ही जो बेली है, बेली का मतलब होता है उपनीति, उसके कौन से कर्तव्य हैं। तो स्पेशली बेली मतलब कि जिसके पास सामान रखा गया है, उसकी क्या ड्यूटी है? सबसे पहला कि वो सामान को बहुत ध्यान से रखेगा, पूरे सतर्कता चौकन्ना रहेगा कि भाई सामान का कोई मिसयूज ना हो, कुछ टूटे फूटे नहीं। दूसरा है कि जब पर्पस पूरा हो जाएगा आपका सामान वापस लौटा देगा। तीसरा है अपने माल में उसको मिक्स नहीं करेगा, उसको यूज नहीं करेगा सामान को। ऐसा नहीं कि गाड़ी लेकर खुद घूम रहा है, कपड़े पहन के खुद घूम रहा है, ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उसकी ड्यूटी है। फिर कुछ भी अगर नेग्लिजेंस है वो नहीं करेगा। जैसे ही पर्पस पूरा हो गया, सामान सही हो गया, जैसे कपड़े सिल गए, तो वो सामान वापस लौटा देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है वो है बेली की कौन कौन सी ड्यूटी है। राइट, उसके क्या हुए बच्चों? सपोज कीजिए 163 में लिखा है कोई अभिवृद्धि हुई है, कुछ माल में उसने इंक्रीज कर दिया, तो उसके लिए वो जो है क्लेम कर सकता है, उसमें जो पैसा उसका खर्च हुआ है वो ले सकता है। इसके अलावा जो है सेक्शन 170 जिसमें है धारणाधिकार, लियन प्रतिधारण का सिद्धांत, ये मेंशन किया गया है। माल अगर रास्ते में पड़ा पाया जाता है तो उसके संबंध में प्रोविजन मेंशन किया गया है सेक्शन 169 में, तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ सेक्शंस जो आपको पढ़ने चाहिए, सेक्शन 150, 151, उसके अलावा 153, 154, 155, इसके अलावा 158, 159, 160 और 163, 169 और 170। इन सेक्शंस को आप एक बार बेरट से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये प्रोविजन बहुत ही इजी है बच्चों। आपको प्रश्न पे ध्यान नहीं देना है कि क्या प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में। आपको ध्यान ये देना है कि आपको एक बेलमेंट पे पूरा टॉपिक तैयार करना है कि बेलर जो है, अर्थात जो सामान रखता है, बेलर है, बेली है, उसकी कौन कौन सी ड्यूटी है, कौन कौन से राइट है। जो सामान रख रहा है उसकी कौन सी ड्यूटी है, उसकी कौन से राइट है, इस पे सवाल आपका बनता है। तो इसको आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। इसके बाद में थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी, पहला था इंडेमिनिटी, दूसरा था जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तीसरा था बेलमेंट और चौथा जो है वो है प्लेज, जिसे मेंशन किया गया है सेक्शन 172 से लेकर के और जो है सेक्शन 181 तक। गिरवी की सुविधा आप सभी को पता है। गिरवी की सुविधा जो है बहुत इजी है। कई बार हम कहते हैं मकान गिरवी रख दिया और पैसे ले लिए, क्या ये सही है? जहां पे चल संपत्ति होती है, दैट मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है प्लेज, जो है प्लेज मतलब वहां पे गिरवी होता है। लेकिन जहां पे प्रॉपर्टी इमूवेबल है, अर्थात अचल संपत्ति है, वहां पे मॉर्गेज होता है। अर्थात मकान जो है वो उसको हम क्या रखते हैं? मॉर्गेज। जब आप टीपी एक्ट पढ़ोगे सेकेंड ईयर में तो वहां पे मेंशन किया जाएगा कि जहां पे संपत्ति कैसी है? इमूवेबल, अर्थात अचल संपत्ति है, जैसे मकान है, जमीन है, दुकान है, ये क्या है? इनको इनको हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। तो ये संपत्ति जो है इनका कभी गिरवी नहीं होता है। गिरवी किसकी होती है? केवल चल संपत्ति की, जैसे कि चेन की गिरवी हो सकती है, अंगूठी गिरवी रख सकते हैं, जैसे कि हाथ की जो घड़ी है इसको हम गिरवी रख सकते हैं। तो जो संपत्ति चल है
चल का मतलब है जो मूव करती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, गिरवी। गिरवी की संविदा को डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 में, जिसमें मेंशन किया गया है किसी ऋण के संदाय या वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पे माल का उपनिधान। मतलब कि किसी ऋण के संदाय के लिए या फिर वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पे माल का उपनिधान, उसे हम कहते हैं गिरवी की संविदा। मतलब कि जब आप कोई किसी व्यक्ति के पास कोई सामान रख करके उसे पैसा लेते हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज अर्थात गिरवी की संविदा। इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक होता है प्रणमकार और एक होता है प्रणमदार। तो आपको लगेगा ये नाम कितने कंफ्यूजिंग है। बच्चों देखो, जो व्यक्ति सामान को गिरवी रख रहा है उसे हम कहेंगे प्रणमकार, और जिसके पास सामान गिरवी रखा गया है उसे बोलेंगे प्रणमदार। इंग्लिश में बहुत इजी है, तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पे ज्यादा सवाल नहीं आता है, बहुत सिंपल है। स्पेशली इसकी परिभाषा जो है पूछ ली जाती है जुडिशरी एग्जाम्स में। आपके जो एग्जाम में स्पेशली एलएलबी के एग्जाम्स में जो है, यहाँ से शॉर्ट नोट बनता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं है। इसमें जो सवाल आपका आता है वो आता है कि जो प्रणमकार है, प्रणमदार है, दैट मीन्स जो सामान को गिरवी रख रहा है, जिसके पास सामान गिरवी रखा जाता है, तो उनके कौन से ड्यूटी है और कौन से राइट है, इसके ऊपर आपका सवाल आता है, बस इसके अलावा नहीं आता है। इसके बाद आपका जो अगला सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसे मेंशन किया गया है सेक्शन 182 से लेकर के और 238 तक, जिसमें है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में दो पक्षकार होते हैं, एक होता है मालिक, एक होता है अभिकर्ता। सेक्शन 182 में दोनों को डिफाइन किया गया है कि मालिक और अभिकर्ता किसे कहते हैं। कौन व्यक्ति जो है वो अभिकर्ता अर्थात आपका एजेंट हो सकता है, एक माइनर भी आपका एजेंट हो सकता है। इसके संबंध में प्रोविजन मेंशन किए गए हैं इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें आपका जो सवाल जो है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो है स्पेशली 201 से लेकर 2 जो है 10 तक, 201 से लेकर और 211 तक के जो सेक्शंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे कोई एजेंसी जो है वो भंग होती है, एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है, कैसे समाप्त होती है, इस पे आपका सवाल आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि जो एजेंट है उसकी कौन कौन सी ड्यूटी है, जो कि सेक्शन 211 से लेकर के 221 तक 221 तक मेंशन की गई है। और एक मालिक की कौन कौन सी ड्यूटी है, 222 से लेकर के 225 तक मेंशन की गई है। तो इस तरह से बच्चों आपको सेक्शन वाइज नहीं, आपको प्रोविजंस को समझना है। ये जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं ये बहुत ही इजी है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम इन सब चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन चूंकि लीगल टर्म का यूज यहाँ पे हुआ है, बेलमेंट या फिर प्लेज या फिर जो है एजेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो है इंडेमनिटी या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो ये टर्म्स को पढ़ करके हम डर जाते हैं। इनमें जो पार्टी है जैसे उपनिधाता, उपनिहिती, प्रणमकार, प्रणमदार, एजेंट, मालिक, तो एक चांस तो ये होता है कि एजेंट मालिक पे हम अपने मन से खूब चीजें लिखने लग जाते हैं, या फिर किसी चीज की जैसे उपनिधाता, उपनिहिती, तो हम इसके बारे में हम जो है चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं है। तो पहले आप कंसेप्ट समझिए, उसके बाद आप आंसर्स को लिखिएगा। तो ये जो आपकी बुक है ये बहुत ही इजी है। स्पेशली अगर बात करें भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की, तो आपके यहाँ पर इस बुक के साथ में 3 बुक्स और अटैच हैं। पहली है पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा जो है वो है आपका सेल ऑफ गुड एक्ट्स, और थर्ड जो है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ऐसा नहीं कि आपका सेकंड पेपर, जो राजस्थान से जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पूरा पेपर हो चुका है, ये सिर्फ आपका पार्ट 1 है। ओके, तो पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो स्पेशली एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि कई स्टेट की जुडिशरी में कॉन्ट्रैक्ट सेकंड से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में भी बैक टू बैक यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे आरजीएस की या फिर किसी भी स्टेट की जुडिशरी की, तो वहां पर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको लेकर के सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी। कुछ बच्चों ने ये मुझे सजेशन दिया है कि मैडम आप एक्सप्लेन नहीं करते, सेक्शंस को कम करते हैं। देखो बच्चों, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है, ये एक्सप्लेन के नहीं है, क्योंकि अभी मैंने चैनल शुरू ही किया है। तो अभी आपके एग्जाम बहुत नियर है। आरजीएस का एग्जाम 23 जून का है। इसके अलावा एलएलबी के एग्जाम्स बस होने वाले हैं राजस्थान में। अदर स्टेट में हमें नहीं पता कि अभी एग्जाम हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी खुद से पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको हर
टॉपिक पे डिटेल वीडियो जो है आपको आपके लिए जरूर से अपलोड करूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।